हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान को लेकर के आ चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मैं बता दूं, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में आपके पास 10 चैप्टर हैं और इस 10 चैप्टर में से 1 से लेकर के 5 तक के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन का अगर आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाएंगे और किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं बचेगी। सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे और 100% गारंटी है कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चैप्टर वाइज मैं सारे प्रश्नों को बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से, सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। और ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो चांस है कि इस साल भी ये प्रश्न आ जाएं। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1 है हमारे पास बिलियन। ठीक है, और इस बिलियन चैप्टर में हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो राउल्ट का नियम लिखना है हमें और इसकी सीमाएं भी लिखनी है। तो वाष्प दाब अवनमन क्या कहता है हमारे पास, देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको तैयार रखना है। और मैं बता दूं तो इस वीडियो में मैं केवल थ्योरी वाले प्रश्नों को लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके 1 से लेकर के 3 तक के चैप्टर हैं, इनमें जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो मैं न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए, केवल थ्योरी वाले प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, तो इस प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, एक बार मैं और पढ़ता हूँ। राउल्ट के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मान लीजिए हमारे पास जो आंशिक दाब है पीए और पीबी हैं, तो ये मोल प्रभाज काई ए काई बी के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहाँ पे हमने समानुपाती से दिखाया है। समानुपाती के चिन्ह को जब हटा करके बराबर का चिन्ह जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक पीए नॉट आ जाएगा और ये काई ए हो जाएगा। तो पीए बराबर पीए नॉट काई ए हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पीबी बराबर में बराबर लगेगा तो पीबी नॉट एक हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाएगा और काई बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इसमें समझ लीजिए पी जो है वाष्प दाब है, एक्स जो दिखाई दे रहा है इसको हम काई कहते हैं या चाई भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास मोल प्रभाज है और पी नॉट जो है स्थिरांक है, इसे हम कांस्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं या इसे नियतांक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है राउल्ट का नियम। अब इसमें जो है इसकी सीमाएं भी पूछी गई है, तो इसकी सीमाएं के लिए हम यहाँ पे हेडिंग दिए हैं। देखिए यहाँ पे है सीमाएं, तो सीमाओं में देख लेते हैं। सीमा में हमारे पास पहला सीमा है, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। यह किस पे लागू होता है, केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। दूसरा नियम है, दूसरा सीमा है हमारे पास, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर भी लागू होता है। तीसरा सीमा है हमारे पास, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम जो है लागू नहीं होता है। इन सबको याद रखना है। चौथा हमारे पास लिमिटेशन है, जो पदार्थ विलयन में सुगणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में सुगणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये आपकी सीमाएं थी जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 सीमाएं हमने 4 लिमिटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इतना जो है आप इस प्रश्न के लिए एनफ है। ठीक है, तो इस प्रश्न में अगर आप इतना आंसर लिख देते हैं तो आपके पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। जितने भी नंबर के प्रश्न पूछा गया रहेगा उतना नंबर आपके मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास अगले चैप्टर से है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को लेकर के आया हूँ, फालतू की बातें नहीं करूँगा। तो देखिए चैप्टर 2 है हमारे पास वैद्युत रसायन, और इस चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ जाता है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के कप्पा कि इसके को हम कप्पा बोलते हैं से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कप्पा से निरूपित करते हैं और इसका फार्मूला होता है कप्पा बराबर 1/ρ। अब इसका मात्रक भी पूछा गया है, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है,
अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ विशिष्ट चालकता आपको समझ में आ गई होगी और इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है आपको, ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, कोलराउस का नियम क्या है। प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014, 15, 16, 17, 18, 20, 22 हर साल पूछा गया प्रश्न है कोलराउस का नियम, ठीक है। तो इस नियम को ध्यान दीजिए, उत्तर लिखेंगे इसका, इस नियमानुसार या इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कब होती है? यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब, ठीक है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है, HCl है और यहाँ पे H जो है प्लस और Cl माइनस आयन दे रहा है, और इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास था इसका नियम, कोलराउस का जो नियम था, इस तरीके से आपको लिखना है। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस कोलराउस के अनुप्रयोग भी यहाँ पे आपको बता दिया हमने, तो अनुप्रयोग हेडिंग देना है और इसका अनुप्रयोग भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो अनुप्रयोग में आपको पहला अनुप्रयोग लिखना है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है। तो इससे जो होता है, कोलराउस के नियम से हम क्या कर सकते हैं, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना, ठीक है। तो ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तो इस तरीके से कोलराउस के नियम और कोलराउस के अनुप्रयोग आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो चौथा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम क्या है, इनको देख लीजिए। तो फैराडे, जैसा कि मैं बता दूं, फैराडे जो है 2 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम की बात करते हैं, इस नियमानुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत मात्रा का मतलब कुल आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आप जो है जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रथम और द्वितीय नियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, इस नियमानुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, इसमें कहा जा रहा है कि जो द्रव्यमान होते हैं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। मेन बात यहाँ पे लिखी गई है लास्ट लाइन में, द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर हमारे पास दो हैं, यहाँ पे द्रव्यमान, पहले के द्रव्यमान W1 है, दूसरे के द्रव्यमान W2, पहले का तुल्यांक भार E1 है, दूसरे का तुल्यांक भार E2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। उसके बाद से हम इसको लिख सकते हैं W1 बटा में E1 का अनुपात बराबर होगा W2 बटा में E2 का अनुपात बराबर होगा W3 बटा में E3 का अनुपात। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है और इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रथम नियम और द्वितीय नियम, यानी कि फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या कहते हैं, और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हमें बतानी है। उसके बाद से इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो E और मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं में संबंध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। अगर आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अभी पहले इसकी परिभाषा दे देते हैं। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, तो E0 कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या होगी हमारे पास, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताना है। तो आपको आगे हेडिंग देना है,
इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध हमें बताना है। तो देखिए, माना एक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार से है, जिसे m⁻n++ में Ne, और इसकी अभिक्रिया कराने पर M एक धातु प्राप्त हुआ है। और इसमें देखिए, नष्ट के अनुसार, नष्ट साइंटिस्ट ने कहा था किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड m/m⁻n+ के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता m⁻n+ में निम्नलिखित संबंध होता है। तो इस नष्ट ने एक यहाँ पे इसमें संबंध बताया था कि E जो होता है, जो जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, E0 माइनस का 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log 10⁻⁴ ठीक है। तो ये संबंध बताया था नष्ट ने, यही इस दोनों में संबंध को दर्शाता है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस समीकरण में, ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में क्या चीज़ें कहाँ, कौन चीज़ें कहाँ हैं, इसे नष्ट का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे नष्ट का समीकरण कहते हैं, जहाँ पे E0 जो है धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, वोल्ट में है, R जो है गैस नियतांक है, T जो दिखाई दे रहा है इसमें आप जो देख रहे हैं T जो दिखाई दे रहा है ये परम ताप है, और F जो दिखाई दे रहा है ये फैराडे नियतांक है, N जो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, और m⁻n+ बिलियन में धातु आयनों की सक्रियता या मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को जरूर तैयार करिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और संबंध क्या होते हैं, इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, कोलराउस नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, कोलराउस नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो हमारे पास मोलर चालकता होती है किसी भी विद्युत अपघट्य की, वो उसके वियोजन की मात्रा पर क्या करती है, निर्भर करती है। वियोजन की मात्रा उच्च होने पर मोलर चालकता भी उच्च होती है। ठीक है, जब निर्भर करेगी तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास वियोजन की मात्रा उच्च होगी यानी कि बढ़ेगी, तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है, तनुता भी बढ़ेगी तो हमारे पास मोलर चालकता में भी वृद्धि होगी। तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाता है। अगर हमारे पास अनंत तनुता यानी तनुता सब बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब हमारे पास विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाती है, अर्थात उनकी वियोजन मात्रा 1 हो जाती है। ठीक है, अर्थात उसकी वियोजन मात्रा, पूर्ण वियोजित का मतलब क्या है कि उसकी वियोजन मात्रा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यदि हमारे पास ये मोलर चालकता है और किसी सांद्रता पर, जिसे हम किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मोलर चालकता को लिख करके उसके बराबर में अगर यहाँ पे ये समझे कि अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता है, तब हमारे पास वियोजन की जो मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके और इसके दोनों के अनुपात के बराबर हो जाती है। अब इसे हम लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं हम, अतः इस संबंध की सहायता से मोलर चालकताओं के द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं इसकी मदद से। ये जो हमारे पास निकल के आया है जो अनुपात, ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यदि मोलर चालकताओं के स्थान पर तुल्यांकी चालकताएं दी गई हैं तो वियोजन की मात्रा जो होगी अल्फा बराबर में हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमारे पास क्या दी गई हैं, तुल्यांकी चालकताएं दी गई हैं, तब हम यहाँ पे एक्वस ले लेंगे और यहाँ पे सी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है हमारे पास सांद्रता पर है और ये हमारे पास अनंत पर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अनुपात बदल जाएगा और वही चीज़ें यहीं पे अप्लाई होगी। यही सूत्र, इसी सूत्र का यहाँ पे रूप दे दिया गया है, बस ये कब तुल्यांकी चालकता हो जाए तब। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है और इसकी प्रमुख उपयोगिता क्या है, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसमें आपको लिखना है विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव
को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। विभिन्न धातुओं तथा धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। किसकी परिभाषा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके लक्षण देख लीजिए। तो आपको हेडिंग देना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। पहला लक्षण नंबर 1, पहला लक्षण है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ठीक है, पहला लक्षण हो गया। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, अब तीसरे लक्षण की बात कर लेते हैं। तो तीसरा लक्षण क्या है? चौथा ऐसे करके हम सारे लक्षण को पढ़ेंगे। तीसरा लक्षण देख लेते हैं। तीसरा लक्षण हमारे पास है श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अपचयन क्षमता कब घटती है? श्रेणी से ऊपर से नीचे की तरफ आने पर। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो अपचयन की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। चौथा हमारे पास जो लक्षण है ये है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह तत्व उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। ठीक है, तो जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा उसका आक्सीकारक जो होगा उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, अगला लक्षण हमारे पास है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो जिस तत्व का अपचयन विभव जो होगा जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, अपचायक और आक्सीकरण में आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। क्लास 10th में आप ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं। ठीक है, छठे लक्षण की बात करते हैं। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व के उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? विलयन से जो होता है उसको विस्थापित कर देता है। तो ये हो गए हमारे पास 6 लक्षण, जिसमें से आपको केवल चार लक्षण याद कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, 4 लक्षण जो है काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके 2 उपयोग के बारे में पूछा गया है, तो उपयोग यहाँ पे लिख देंगे। 2 उपयोग आपको याद रखना है। पहला उपयोग, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। ठीक है, दूसरा उपयोग कहाँ होता है? धातुओं की क्रियाशीलता की तनुता करने में। ठीक है, तो धातुओं की क्रियाशीलता की जब तनुता करते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से इसके उपयोग और इसके लक्षण को भी हमने समझ लिया, इसकी परिभाषा को भी समझ लिए। तो ये प्रश्न हमारे पास हो गया, कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा चैप्टर हमारे पास है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी में आपके कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास। अभी तक हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर में देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ठीक है, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं H2+ में Cl2, ये हमारे पास 2HCl बन रहा है। ये अब हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया में कोटि और वेग स्थिरांक लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आंसर लिखना है। ये प्रश्न कई साल आया है तो इस तरीके से मैंने इस प्रश्न को दे दिया। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आपके पूछे जा सकते हैं 1 नंबर का। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि 0 तथा वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को जरूर तैयार रखिएगा। इसकी जो कोटि है 0 है और वेग स्थिरांक जो है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारे पास क्या है? प्रश्न संख्या 9 है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका वेग स्थिरांक व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो इसका वेग स्थिरांक व्यंजक भी लिखना है और शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है इसको हमें उदाहरण के द्वारा समझाना भी है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा आपको यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा हुआ है,
आप तुरंत याद कर सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब यहीं पे लिख सकते हैं कि नहीं होता है उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, या आप लिख सकते हैं अर्थात करके जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ए का रिएक्शन जब कराते हैं तो बी प्लस सी के रूप में टूट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा गया है यदि इसका वेग अनुक्रमानुपाती हो ए नॉट के तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl का संयोग। ठीक है, जब हम H2 और Cl2 इन दोनों का जब हम सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो 2HCl प्राप्त होता है जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है एक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शून्य कोटि के स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है इसे हमें बताना है। तो आपको हेडिंग देना है शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब इसमें आपको लिखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर में के टी है, के इंटू में टी। ठीक है, के टी मतलब के इंटू में, इस दोनों में गुणा का संबंध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है यहाँ पे अभिकारक है और ये k जो है इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और इस तरीके से आप इस अभिक्रिया के व्यंजक को प्राप्त, अब इस तरीके से आप वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है, आप आसानी से इसको पूछ करके वीडियो को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई हमेशा पूछ देता है, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, छोटा सा प्रश्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण जो होता है हमारे पास r बराबर में k a⁴ होता है। तो k का इकाई हमसे पूछा गया है, k को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए k को हम वेग स्थिरांक बोलते हैं, तो k की इकाई हमें बतानी है। तो k की इकाई बराबर होती है r की इकाई डिवाइडेड बाई a की इकाई। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस फार्मूले से जब हम k निकालेंगे तो k आ जाएगा इधर, r चला जाएगा इधर इसके ऊपर। तो r की जो इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, और a की इकाई जो होगी मोल प्रति लीटर होगी। और इस तरीके से हमारे पास मोल से मोल कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, यानी कि सेकेंड इनवर्स बच गया। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स जो होगा इसका इकाई हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 11 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभी हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को समझा, अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि मैं बता दूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपके एग्जाम में यदि ना आए तो मेरे चैनल पे आकर के अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा मिला करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है हर साल पूछी जाती है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देखिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है यहाँ पे लिखा गया है k बराबर में 2.303 बटा में t लॉग बेस 10 a अपान में a माइनस का x जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम समय t पर सांद्रता कहते हैं, और a जो दिखाई दे रहा है इसमें इसे हम प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो k है यह इसका वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब इसके लक्षण भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 प्रमुख लक्षण लिखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है, तो इसके लक्षण भी हमें लिखने जरूरी हैं और समझने भी जरूरी हैं। तो इसकी विशेषताएं कह सकता है या इसे लक्षण कह सकता है। तो लक्षण में आपको लिखना है, पहला लक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो k का जो मान होता है अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है। दूसरा हमारे पास लक्षण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो अर्ध आयुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है लक्षण, अभिक्रिया के पूर्ण होने से अनंत समय लगता है। तो यहाँ पे जो तीसरा लक्षण है, अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अभिक्रिया के पूर्ण होने में क्या होता है, अनंत समय लगता है। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा लक्षण। चौथे लक्षण की बात करते हैं,
अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग भी n गुना बढ़ जाते हैं, यानी कि n भी, अगर हमारे पास सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, अभिकारक का सांद्रता जितना गुना बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की वेग भी उतनी ही गुनी बढ़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इन सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट अध्याय पर, नए अध्याय पर। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। अगला अध्याय हमारे पास है चौथा अध्याय है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है हमारे पास, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को हमें बताना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे तत्व जो तत्वों के गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व कौन कहलाते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती जो तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी विशेषताएं देख लीजिए। पहला विशेषता उत्प्रेरक गुण, इनमें उत्प्रेरक गुण होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, संक्रमण धातु और उनके यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, परिवर्ती संयोजकता के कारण होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक गुण तो होते हैं लेकिन किसके कारण होते हैं, परिवर्ती संयोजकता के कारण होते हैं। तो इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा लक्षण, दूसरी विशेषता रंगीन आयन। ये रंगीन आयन यानी इसके मतलब है संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जो संक्रमण तत्व होते हैं रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 13 हमारे पास है, लैंथेनाइड आंकुचन क्या है, लैंथेनाइड आंकुचन के परिणाम क्या है, लैंथेनाइड आंकुचन के परिणाम क्या है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले हमें लैंथेनाइड आंकुचन की परिभाषा देखनी है। लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आंकुचन कहलाती है। ठीक है, तो लैंथेनाइड आंकुचन क्या होती है, आयनिक आकारों में होने वाली जो स्थिर कमी होती है वो हमारे पास लैंथेनाइड आंकुचन कहलाती है। अब देख लीजिए लैंथेनाइड आंकुचन के परिणाम। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया है लैंथेनाइड आंकुचन के परिणाम बताइए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लैंथेनाइड आंकुचन के परिणाम की बात कर लेते हैं। तो लैंथेनाइड आंकुचन के परिणाम निम्नलिखित हैं जो नीचे दिए गए हैं। और नंबर एक पे देखते हैं, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण में श्रेणियों की समानता। ठीक है, तो द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण में श्रेणियों की समानता, इसमें आपको लिखना है आवर्त सारणी में लैंथेनाइड से पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लैंथेनाइड आंकुचन का। अगला हमारे पास है, अगली जो हमारे पास अगला परिणाम है लैंथेनाइड में समानता। लैंथेनाइड की त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है, किसके कारण होते हैं, अल्प परिवर्तन के कारण। किसके, लैंथेनाइड की त्रिज्याओं में अल्प परिवर्तन के कारण जो होता है इनके रासायनिक गुण जो होते हैं सेम होते हैं। अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो होता है तत्वों की शुद्ध अवस्था में जब हम उसको अलग अलग करते हैं तो हमारे पास बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका भी उत्तर आप तैयार रखिएगा, इस प्रश्न का भी उत्तर आप तैयार रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अगले चैप्टर के बारे में, पांचवा चैप्टर। ठीक है, पांचवा चैप्टर का नाम है उपसह संयोजक यौगिक। इस चैप्टर में देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 14 नंबर जो प्रश्न है, लिगेंड क्या है, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया लिगेंड क्या है, उदाहरण भी दीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है लिगेंड कहलाती है। ठीक है, लिगेंड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है लिगेंड कहलाती है। ठीक है, आयन से जो अस्थायी रूप से जुड़ी हो उसे हम लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 उदाहरण हमने लिया हुआ है, K4 और ब्रैकेट में FeCN क्या 6। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे Fe है कि ये केंद्रीय धातु है और इस केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ Cn जो है ये लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जुड़ा हुआ है इसे हम अस्थायी रूप से जो जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। तो ये Cn जो है जुड़ा हुआ है अस्थायी रूप से Fe से। Fe क्या है, केंद्रीय धातु है, तो केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे Cn जो है लिगेंड है इसमें। दूसरा हम एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे CuNH3 का होल 4
और उसके बाद से ऊपर हमारे पास 2+ आ जाता है। तो यहाँ पे कॉपर के साथ जो है NH3 है, ये लिगेंड कहलाएगा। कॉपर के साथ जो है जुड़ा हुआ है NH3, तो ये इसका लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, ये Cu क्या है, केंद्रीय धातु है, तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, तो NH3 जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिगेंड कहेंगे। तो ये आपको बहुत बेसिक चीज़ है और ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा उदाहरण के साथ साथ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये अंतिम प्रश्न हमारा है। चैप्टर 5 तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारे पास है 15वां। उप सहसंयोजन संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसे हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, मैं बता दूं। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या को हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है, तो इसका उत्तर लिखना है आपको। एक संकुल में धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या को हम Cn से भी प्रदर्शित करते हैं। C से हम कोऑर्डिनेशन, N से नंबर बोलते हैं। उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु से जुड़े हो। ठीक है, यहाँ पे समझिए, इसमें आप उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उप सहसंयोजन संख्या है क्या। आपको पहला उदाहरण देखना है। पहला उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है PtCl6। ठीक है, और इसमें 2 - 2 यहाँ पे हो रहा है, आयन दे रहा है, 2 - आयन दे रहा है, PtCl6। यहाँ पे ये हमारे पास एक उदाहरण है और इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 है ये इसका Cn नंबर है। ठीक है, कैसे हमने बताया, एक संकुल में धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणु की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु से जुड़े होते हैं। तो इसमें जो है लिगेंड परमाणु Cl है और Cl के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है। इसका परमाणु संख्या क्या कौन जुड़ा है, 6 जुड़ा है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो Cn होगा, यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो 6 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इसी तरीके से आप उपसहसंयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या किसी भी कंपाउंड का बता पाएंगे। लीजिएगा, आशा करता हूँ कि आपको ये 15 क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। और आपको मैं बता दूं तो ये 15 क्वेश्चन जो भी मैंने बताया 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी बचे हुए 5 पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। इस पार्ट में 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बता दिया है जो थ्योरी वाले हैं। ठीक है, केवल थ्योरी वाले प्रश्न थे जो मैंने बताया। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।